ओके, एमपीपीएस-सीएमआई का ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, इसमें हम सितंबर 2023 के जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग सितंबर के 20 क्वेश्चंस लिया गया है और मैं आपको सजेस्ट किया था पहले भी कि आपके ऐप में आप जाओगे तो कंटेंट सेक्शन में आप लोग को करंट अफेयर्स वाला सेक्शन दिखेगा, राइट? तो उसमें पिछले 6 महीने का या पिछले लगभग लगभग 7-8 महीने का उसमें दिया गया है। जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। क्या होता है कि इंडियन जीके वाले सेक्शन से भी करंट अफेयर्स के कई चीजों को रिलेट करके पूछ देता है और वही वजह है कि जनरली करंट अफेयर्स को अलग से मेंशन ना करने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें जीके के अंदर ही चला जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स लिखा है अलग से तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखा है सिलेबस में तब भी करंट अफेयर्स जीके का पार्ट बन जाता है। तो करंट अफेयर से अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो। ठीक है, इसीलिए जो हर एक चीज ना सही, एक एक पॉइंट ना सही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आसपास में हुई हैं या रिसेंटली जो चीजें इंसिडेंट्स हुई हैं, रिसेंटली अलग अलग फील्ड में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में अवेयर रहना भी जो है आपका जीके वाला पोर्शन का ही पार्ट है। तो इसलिए वो वीडियोस भी देख लेना। एटलीस्ट वीडियोस देखने का टाइम ना मिले तो मैंने जो पीडीएफ अपलोड किया है, जो भी करंट अफेयर्स के लगभग 10-15 पीडीएफ है जहां तक मुझे याद है, तो वो सारे पीडीएफ एटलीस्ट आप एक बार रिवाइज कर लेना। उस पीडीएफ में भी सारा चीज लिखा हुआ है तो आपको वो पता चल जाएगा, है ना। कुछ पीडीएफ ऑप्शनल क्वेश्चन के फॉर्म में है, कुछ पीडीएफ जो है वन लाइनर के फॉर्म में है, तो दोनों चीजें आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको पता चलेगा। चलो, आज के इस क्लास में हम सितंबर महीने का जो है जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो आदित्य एल 1 मिशन। इसरो के आदित्य एल 1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है टू लॉन्च ए स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड्स द सन, टू अंडरस्टैंड सोलर एक्टिविटी, टू प्रिडिक्ट स्पेस वेदर इफेक्ट ऑन अर्थ, टू स्टडी द सन्स कोरोना। अब देखो, अभी जो है इसरो के द्वारा एक मिशन भेजा गया सन के स्टडी के लिए। ठीक है, आदित्य एल 1 नाम उसका रखा गया था, आदित्य एल 1। तो ये क्या है कि इसको लॉन्च करने के आप ये इसमें 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया, 2023 को। ठीक है, और इसका नाम रखा गया आदित्य एल 1। मिशन का जो टोटल ड्यूरेशन है वो लगभग 5-5.5 साल का जो है मिशन का टोटल मतलब टाइम लगेगा इस सोलार ऑब्जर्वेशन को करने के लिए। तो नाम से क्लियर है, आदित्य बोला जाता है सूरज को, है ना। तो आदित्य जो शब्द है वो बेसिकली संस्कृत से लिया गया है और वो सूरज का ही जो है सेंस निकल के आता है। आदित्य एल 1 मिशन लिखा लॉन्च किया गया। इसका बेसिक जो है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, टू स्टडी द सन्स कोरोना। इसके अलग अलग हालांकि ऑब्जेक्टिव्स है। पहला इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सन के जो कोरोना है उस लेयर का जो है स्टडी करना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें इसमें पता चलेगी कि जो सन के आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है ना, उसका स्टडी किया जाएगा। सूर्य के या सन के जो क्रोमोस्फेयर है, जैसे अर्थ का अलग अलग लेयर होता है उसी तरह से सन के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक क्रोमोस्फेयर है और कोरोना होता है। इनका भी स्टडी करेगा, तो क्रोमोस्फेयर का भी स्टडी करेगा। लेकिन आपसे पूछे कि पहला उद्देश्य क्या है, तो याद रखना इसके कोरोना वाले लेयर का जो है स्टडी करना। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले एक क्लास लिया था, वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में चंद्रयान 3 के बारे में भी बात की है, चंद्रयान 2 के बारे में भी बात की है और आदित्य एल 1 के बारे में भी मैंने डिटेल्स में बताया है कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो वाला पीडीएफ भी देखोगे तो काम चल जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो वहां से देख सकते हो जिसमें चंद्रयान 3 वगैरह के बारे में बातें की गई है। तो आपको वही करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में ही मिल जाएगा ये। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
who has been appointed as the first woman chairman and CEO of रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है यहाँ पे समीक्षा सिंह, जया वर्मा सिन्हा, जयंती शर्मा और हेमलता कुशवाहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा को अभी जो है चेयरमैन कम सीईओ का जो है पोस्ट दिया गया रेलवे बोर्ड का। अब याद रखना है, इसके पहले कभी भी भारतीय रेलवे बोर्ड में कोई भी महिला चेयरमैन एंड सीईओ का पोस्ट हासिल नहीं कर पाई थी। तो ये जो है भारत की ऐसी पहली महिला बन गई जिनको अध्यक्ष और सीईओ के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे और चेयरमैन थे, अध्यक्ष और सीईओ थे, उनका जो नाम था अनिल कुमार लाहौटी, इसके पहले उनको रिप्लेस किया है जया वर्मा सिन्हा ने। तो ये भारत की फर्स्ट महिला जो है अध्यक्ष और सीईओ के रूप में रेलवे बोर्ड के नियुक्त हुए हैं इनको। ठीक है, तो याद रखना है जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच इज द फर्स्ट सोलार सिटी ऑफ द कंट्री? देश का पहला सौर शहर कौन सा है? अब सोलार सिटी कहने का मतलब ये है कि वहां का जो सोर्स है एनर्जी का वो सोलर एनर्जी है, मतलब कि सोलर एनर्जी के थ्रू ही वहां पे जो है लाइटिंग वगैरह ये तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो कंप्लीट जो है सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट सिटी पहला कौन सा बना है? ऑप्शन है यहाँ पे सांची है, वाराणसी है, इंदौर है या फिर पुणे है। देखो अभी जो है रिसेंटली मध्य प्रदेश की एक सिटी है, अब मध्य प्रदेश में आता है, आप अंदाजा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि देखो अलग अलग जो हाइडल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए जो है इस सोलार सिटी को जो है डेवलप किया गया और इसमें अलग अलग मतलब कि जो सोलार पैनल्स है वो लगाए गए अलग अलग जगहों में। तो उसके थ्रू जो है सारे जो है शहर को रोशन किया गया समझो, या सारे शहर को जो है इलेक्ट्रीफाई किया गया। तो ये है ऑप्शन ए, सांची। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है इसके डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, तो याद रखना है कि ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा शहर है, ऐसा करके भी पूछ सकता है। या भारत का पहला सौर शहर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसा ही पूछ सकता है। ये रायसेन का मतलब अपने मध्य प्रदेश में, तो इसको खास तौर पे याद रखना है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सांची शहर में जो है देश का, सांची शहर जो है देश का पहला सोलार सिटी के रूप में जो है डेवलप हो चुका है। ठीक है। अब अभी जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने टारगेट किया है कि भारत के 2070 का, ये टारगेट क्या है, 2070 का टारगेट है। और टारगेट क्या है, हर एक स्टेट में एक जो है एटलीस्ट सोलार सिटी होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2070 तक की बात है, तो टारगेट तो बहुत लंबा चौड़ा है और 2070 काफी टाइम है। तो इसके हिसाब से जो है टारगेट को और बेहतर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे एक सोलर सिटी एवरी स्टेट में होना चाहिए देश का, ये टारगेट रखा गया है 2070 तक। नरेंद्र मोदी ने ये जो है इसको एक तरह से अनाउंस किया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट टू बी चेयर्ड बाय इंडिया? अब देखो अभी जो है इस साल भारत में जो है ये वो हुआ, मतलब कि G20 का समिट हुआ है, G20 का सम्मेलन हुआ है। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोगों ने एक डिफरेंट क्लास में जो है करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने पूरा G20 के सारे चीजों के बारे में बात किया है। तो वो आप देखोगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा G20 का क्या इस बार टारगेट रखा गया, क्या इसका थीम रखा गया है ना, और कहाँ हुआ, कब हुआ। तो अभी रिसेंटली जो है 9 और 10 सितंबर के बीच में जो है अभी भारत में दिल्ली में ये हुआ जो G20 शिखर सम्मेलन है वो। तो इसमें जो सदस्य देश होते हैं वो तो अपॉइंट मतलब कि इनवाइटेड थे ही, और सदस्य देशों के अलावा भी जो देश थे उनको भी जो है यहाँ पे इनवाइट किया गया अतिथि देश के रूप में। तो वो कितने देश थे ये पूछा जा रहा है। तो बस आपको याद रखना है कि 9 ऐसे देश थे जिनको जो G20 के ग्रुप के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको अतिथि के रूप में एज ए गेस्ट जो है उनको
गेस्ट कंट्री के रूप में उनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, जनरली जो देश होस्ट करते रहता है उस पर डिपेंडेंट होता है कि वो किस किस देशों को इनवाइट करना चाहता है एज ए गेस्ट कंट्री। तो भारत ने जो है अपने जितने भी ज्यादातर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको जो है इनवाइट किया था, वो 9 देश थे। ठीक है, वेयर इज द 20th आसियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसको याद रखना है कि आसियान और इंडिया समिट जो है, आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में जो है आसियान बोला जाता है। अब इंडिया के साथ में इसका जो है समिट होता है, आसियान इंडिया समिट कहा जाता है इसको। तो ये अलग अलग देशों के अलग अलग मतलब शहरों में जनरली जो है ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन है कि 20वां नंबर का जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ, ये 2023 की बात है। तो अभी जो है ये जकार्ता में हुआ। तो याद रखना है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि जकार्ता में हुआ है। ठीक है, जकार्ता मतलब, अच्छा देश का भी नाम याद रखना, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। What is the term of theme of sorry what is the theme of G20 Summit 2023? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था या क्या है? अब क्या था बोलना चाहिए क्योंकि अब ये तो गुजर चुका है ना। तो याद रखना है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो जनरली पूछेगा क्योंकि अब हो चुका है, तो क्या था बोल सकता है, क्या रखा गया था ऐसा बोल सकता है। तो व्हाट वाज द या व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सेकंड है ग्लोब टुगेदर, वर्ल्ड इज फैमिली, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा है जो G20 शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया या थीम रखा गया? देखो भारतीय भाषा में इसको जो है भारतीय उससे लिया गया था, पुराणों से लिया गया था। अब याद रखना है एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत में जनरली प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है वही इसका थीम था, लेकिन इसको ट्रांसलेशन में यूज किया गया वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसी को जो है इसमें थीम रखा गया। तो हालांकि इसका कंप्लीट जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम था, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसके बाद में आता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा करके। ठीक, ये इसका जो है थीम रखा गया। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि इसको डिटेल में पढ़ा है तो वहां पे हम लोगों ने डिटेल में ही बात की है, तो वो एक बार जरूर देखना। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हु वॉन द यूएस ओपन 2023 विमेन्स सिंगल्स टाइटल? यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपके सिलेबस में जो है वर्ल्ड जीके का भी पोर्शन है। वर्ल्ड जीके के पोर्शन में जनरली स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का एक सेक्शन है जो सबसे ज्यादा जो है टारगेट किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। समझो, हु वन द यूएस ओपन 2023 वुमेन्स कैटेगरी वुमेन्स सिंगल टाइटल? यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है यहाँ पे एरियाना सेबेलेंका, एरिन रॉडक्लिफ, कोको गॉफ और गैब्रिएला डैब्रोस्की। तो इसमें से जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कोको गॉफ ने जो है इस बार का यूएस ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। ये यूएसए से ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पे यूएस ओपन होता है वहीं की खिलाड़ी है कोको गॉफ। उन्होंने जो है ये खिताब अपने नाम किया यूएस ओपन का। ठीक है,
इसके बारे में भी मैंने करंट अफेयर्स में बताया है। और सारे टेनिस ग्रैंड स्लैम जनरली एग्जाम वगैरह में पूछता है, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 के जितने भी विनर हैं, और चारों ग्रैंड स्लैम, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो या फिर यूएस ओपन हो, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल से एक चार्ट आप लोग को प्रोवाइड किया है, तो उसमें आप लोग को पीडीएफ में वो दिख जाएगा। चलो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच हु वॉन द यूएस ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। यूएस ओपन 2023 का जो खिताब था महिला वर्ग में, वो कोको गॉफ ने जीता था, वो यूएसए की थी। ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूएस ओपन का खिताब 2023 जो है नोवाक जोकोविच ने मेंस कैटेगरी में जीता। अब ये नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सर्बिया के हैं, स्पेन के हैं, बेलारूस के हैं या फिर जॉर्जिया के हैं। तो नोवाक जोकोविच जो है आज के डेट में बोलना चाहिए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस प्लेयर हैं, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस साल 2023 में जो है इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, फ्रेंच ओपन भी जीता है, और ये यूएस ओपन भी अपने नाम किया। ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो है खिलाड़ी बन चुके हैं, इसको भी याद रखना है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हो चुके हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली यूएस ओपन, सितंबर में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। तो ये इनका 24वां नंबर का ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, 24th नंबर का ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम नोवाक ने ही जीता है, 24। इसके अलावा एक और नाम है, अगर किसी को स्पोर्ट्स में वो होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो नाम ये जरूर सुना होगा। टेनिस के प्लेयर हैं नडाल, राफेल नडाल इनका नाम है। तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। और इससे भी बड़ा नाम है, हालांकि अब वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं, फेडरर का नाम। ठीक है। तो ये जो फेडरर हैं इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि सर्बिया के हैं। वेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली जो है हम लोग मतलब कि अलग अलग एग्जाम में पता नहीं कितने बार रिपीट भी किया जा चुका है। तो हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर। तो देखो, हिंदी एक तरह से बोलना चाहिए कि अब तो ये माना जाता है कि दुनिया में ये चौथा ऐसा लैंग्वेज है जिसको सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो है बोली जाती है। ठीक है, फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी कहा जाता है हिंदी को। तो ये भी एक चीज है जो अब बहुत सारे जगहों में जो है ये चीजों की बात होती है। फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, स्पोकन लैंग्वेज इन द ग्लोब बोलो या इन द वर्ल्ड बोल सकते हो। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बोले जाने वाले जो है, पॉपुलेशन द्वारा बोले जाने वाला जो है लैंग्वेज है, जो 14 सितंबर को जो है हर साल जो है ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा था भारत का, उन्होंने जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो है अपनाया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को इसको राजकीय या कामकाज का भाषा के तौर पे इसको शामिल किया गया था। ठीक है। अब ये हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हालांकि लोगों का एक मान्यता है कि ये राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर क्षेत्र में ये बोला जाता है। लेकिन ये राजकीय भाषा है, मतलब राजकाज का भाषा है, राज करने का भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बोल सकते हो इसको, कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। लेकिन लोगों की मान्यता है कि ये नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए, या मानते भी हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है इसको। लेकिन अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट में या असेंबली में, अगर हम देखें या संविधान के हिसाब से हम देखें, तो हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे भारत में एक राजकीय भाषा है, और वो है हिंदी, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राजकाज का भाषा। चलो, तो ये जो हिंदी दिवस है ये 1953 से मनाया जा रहा है। 1953 में
पहली बार जो है हिंदी दिवस मनाया गया, फर्स्ट हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 1953। और किस दिन को इसको रिप्रेजेंट करता है? 14 सितंबर के दिन, जिस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया हिंदी को। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ विच स्कीम? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो अभी जो है एक योजना चला आ रहा था पिछले कई सालों से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, जनधन योजना, पीएम किसान योजना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है एक्सपैंड करने का जो है मंजूरी दिया है। तो इसमें जो है अब लगभग 75 लाख जो एलपीजी गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाएगा 2026 के आते आते। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए जो है इसको अप्रूवल मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ये जो स्कीम है ये शुरू हुआ था 1 मई 2016 को, ठीक है, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। अब 2023 में जाकर के इसको एक्सटेंड करने के लिए 2023-24 से लेकर 2025-26 तक 3 सालों के अंदर में 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन जो है प्रोवाइड करने के लिए इसको एक्सपेंशन की मंजूरी दिया है, ठीक। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अब इस तरह के जो डे वाला क्वेश्चन है इसको लिए भी मैंने एक अलग से क्लास करवाया हुआ है। 2023 में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनके थीम्स, किस डे का कौन सा थीम रखा गया है, वो चीजें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उस पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो भी इसका अपलोडेड है। तो याद रखना है कि हर वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15, 16 और 17 सितंबर। तो हर साल जो है इंजीनियर्स डे जो है मनाया जाता है 15 सितंबर के दिन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसको मतलब करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, विश्वेश्वरैया जो भारत के पहले इंजीनियर माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में जो है इसको मोक्षगुंडम, विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम, उनके जन्म दिवस को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने वहां पे डिटेल में बात किया हुआ है डेज और थीम वाले सेक्शन में, तो फिर से अब वही चीज बताने का कोई मतलब नहीं, तो वहां पे आप देख लेना उसको। विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम का जो है जन्म दिवस को जो है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जिस दिन जो है इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल इंजीनियर्स डे है, उसी दिन जो है वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली जो है डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और वो डे है वही 15 सितंबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी। देखो, इसको इंप्लीमेंट किया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है इसको इंप्लीमेंट किया गया था यूएनजीए के द्वारा, ठीक है। अब ये यूएनजीए का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए के द्वारा या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया कि हर वर्ष जो है 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा, ठीक है। ये पहली बार 2008 से मनाया जा रहा है और वर्तमान में जो है इसको मनाया जाता है। 2008 में जो है इसको शुरू किया गया था इसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक। हालांकि इसका अनाउंसमेंट 2007 में किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, 2007 में इसका अनाउंस किया गया था और फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया 2008 में। इन विच स्टेट हैज मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बिन स्टार्टेड? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में, असम में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? तो देखो, एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कहाँ है? आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन? शिवराज सिंह चौहान है। और ये जब हम मध्य प्रदेश का और सेक्शन आगे डिस्कस करेंगे तो ये चीज आएगा भी, जब योजनाओं वगैरह के बारे में बात करेंगे एमपीजीके के, तो उसमें आएगा। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की ही योजना है, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है, भोपाल में।
इसमें जनरली जो फैमिली से जो डिप्राइव होते हैं, जो महिलाएं हैं, तो उनको जो है हाउसिंग फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके बेसिस पे। तो इसके लिए एप्लीकेशन अभी जो है ओपन किया गया था 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में, तो उसमें अप्लाई करना था। तो जिन महिलाओं के पास जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स के तहत उनको आवास प्रोवाइड किया जाएगा। ये इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। विच टीम वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2023 टाइटल? क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अभी जो है रिसेंटली एशिया कप हुआ 2023 का, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो श्रीलंका को पूरी तरह से आउटप्लेट करके 10 विकेट से जीता ये जो वो है एशिया कप 2023 का टाइटल है वो भारत ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने स्पोर्ट्स का एक पूरा सेपरेट क्लास लिया था, जिसमें 2-3 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, जिसमें 2022-23 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, किसने क्या जीता, कौन सा टाइटल जिसने अपने नाम किया, ये तमाम चीजें मैंने डिस्कस किया है। और इसके अलावा और भी अभी जैसे एशियन गेम्स चल रहा है, तो उसको मैं और अलग से सेपरेट क्लास करा दूंगा ताकि आप अवेयर रहो उससे। तो वो चीज एक बार देख लेना, पहले वाले स्पोर्ट्स कैटेगरी के सारी चीजें आप देख लेना, ताकि नया जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए। इंडिया ने एशिया कप 2023 का टाइटल श्रीलंका को हरा करके ये जीता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी पूछ सकते हैं कितने नंबर का खिताब है? तो भारत का ये 8वां खिताब है, 8th टाइटल है ये। तो सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाला भी भारत ही है। मोस्ट टाइटल इंडिया के नाम है। नेक्स्ट है, व्हाट नेम हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सजेस्टेड फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? अब देखो, अभी तो भारत में एक नया जो है वो बन गया है, पार्लियामेंट हाउस बन गया है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था अभी 28 मई 2023 को, नया वाला जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको। और कंप्लीटली जो है 19 सितंबर से जो है पूरा शिफ्ट हो गया है, जो पार्लियामेंट है भारत का, वो नए पार्लियामेंट हाउस में। अब जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है, वो इनॉग्रेशन के टाइम जो है एक चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम सुझाया था। बेसिकली इस क्वेश्चन में वही चीज पूछ रहा है कि जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसका क्या नया नाम सुझाया गया है। नाम मतलब कि पुराना पार्लियामेंट हाउस का नया नाम, ठीक। ऑप्शन है संविधान भवन, संविधान सदन, राष्ट्र गौरव सदन या गांधी भवन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सजेशन दिया था उसका नाम के लिए, वो है संविधान सदन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगेन वही बात, जो नया संविधान सभा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो सारा चीज डिस्कस किया हुआ है, वो चीज आप देख लेना। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वहां पे मैंने सारा चीज अलग से क्लियरली मेंशन किया है। कब इनॉग्रेशन हुआ, कब ऑफिशियली वहां पे एंट्री हुई, उसका डिजाइन कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा बनाया गया, क्या खास बातें हैं टेक्निकली, क्या क्या डिटेल्स उसके, सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो आप एक बार देख लेना। बहरहाल इस क्वेश्चन में नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नया नाम जो सुझाया वो है संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन रेसलर वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो है अभी वो हुआ सर्बिया में। इसका जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 अभी रिसेंटली हुआ है 16 से 24 सितंबर के बीच में। ठीक है, 16 से 24 सितंबर के बीच में हुआ है, और ये बेलग्रेड करके जगह का नाम है। बेलग्रेड ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है सर्बिया में। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकता है कि बताइए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का ऑर्गेनाइजेशन या विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो याद रखना है बेलग्रेड
सर्बिया देश, जहां से नोवाक जोकोविच आते हैं, है ना। चलो, तो अभी जो है इसमें बहुत सारे देश ने पार्टिसिपेट किया। भारत की एक खिलाड़ी जिन्होंने इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका नाम है, देख सकते हो ऑप्शन में, विनेश फोगट है, अंतिम पंघाल है, मीनू कुमारी है और प्रिया भनोट है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, नाम है अंतिम पंघाल। तो ये भारत की ऐसी पहली महिला पहलवान बन गई जिन्होंने कांस्य पदक जीता है इन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, अंतिम पंघाल नाम याद रखना है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में किया जाएगा बोल रहा है, बेसिकली ये न्यूज जो है 26 सितंबर के आसपास का न्यूज है, लेकिन अभी तो ये अक्टूबर गुजरने वाला है, तो अक्टूबर में मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को जो है ये सारे अवार्ड्स जो है दिया जा चुका है। तो अब ये क्वेश्चन में सम्मानित किया जाएगा नहीं, बल्कि सम्मानित किया गया ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे रेखा, दूसरा है जया बच्चन, तीसरा ऑप्शन है वहीदा रहमान या फिर धर्मेंद्र, किसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये जो लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ये नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट का, सॉरी, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जो है ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये किस कैटेगरी का है, अगेन वही बात, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अवार्ड्स वाले सेक्शन में बात किया हुआ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड का पूरा चीज मैंने बताया हुआ था। बस उस टाइम, जिस टाइम मैंने पढ़ाया था, उस टाइम में ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का घोषणा नहीं किया गया था, इसलिए मैंने उस टाइम में बोला था कि जब ये अपडेट होगा तो मैं आप लोग को अपडेट करा दूंगा। तो याद रखना है, ये जो अवार्ड है ये 2021 के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 2-3 साल पीछे ही चलता है, तो अभी तो फिलहाल 2 साल पीछे ही है, 2021 के लिए है, तो 1 साल पीछे मानना चाहिए, क्योंकि 2023 में 2022 के हिसाब से दिया जाता है। तो बहरहाल 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वहीदा रहमान को दिया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, Which film has been named as India's official entry for Oscars 2024? ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। ऑप्शन है गदर 2, जवान, 2018 एवरीवन इज अ हीरो और द कश्मीर फाइल्स। तो देखो अभी जो है हर साल आपको पता ही होगा ऑस्कर के लिए जो है भारत के एक मूवी को जो है नॉमिनेट किया जाता है, या ऑफिशियल एंट्री के तौर पे जो है उसको नॉमिनेशन मिलता है। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी आप देख सकते हो, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इस फिल्म को भारत के लिए ऑस्कर 2024 के लिए जो है ऑफिशियल एंट्री के तौर पे इसको नॉमिनेट किया गया है। बेसिकली ये मूवी एक मलयालम मूवी है। ये बेस्ड है केरला के फ्लड्स पे, फ्लड जो आया था केरला में, जो बाढ़ आया है। ठीक है, तो उसके लिए 2018 में केरल में जो बाढ़ आया था, उसके लिए जो है इसको नॉमिनेट किया गया है, उसी पे बेस्ड है ये मूवी एक्चुअल में। तो ये ऑफिशियल एंट्री है एकेडमी अवार्ड, जिसको हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, या एकेडमी अवार्ड 2024 के लिए इसको ऑफिशियली जो है एंट्री मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली एम एस स्वामीनाथन हैज पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑप्शंस है यहाँ पे, स्पेस के कैटेगरी या स्पेस के क्षेत्र से थे, मेडिकल के क्षेत्र से थे, जर्नलिज्म के क्षेत्र से थे, या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र से। अच्छा, इस नाम को सुनते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो है हरित क्रांति के जो है ये प्रवर्तक माने जाते हैं।
ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। तो जाहिर सी बात है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। तो 1965-70 के टाइम में जो है भारत में जो हरित क्रांति आया था उसको लीड कर रहे थे कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। अभी वर्तमान में जब इनका देहांत हुआ तो ये 98 साल के थे और ये तमिलनाडु के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र से। ठीक है, तो याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे वो एम.एस. स्वामीनाथन का अभी रिसेंटली जो है निधन हो गया। ठीक है, 98 साल के थे वो। इन विच सिटी इज भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अच्छा, एक चीज यार स्वामीनाथन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं हमेशा से। तो इनको ऑलरेडी जो है पद्मश्री मिला हुआ था, पद्मश्री। इसके अलावा जो है पद्म भूषण मिल चुका था इनको और पद्म विभूषण भी मिल चुका था। इसके अलावा एक और अवार्ड है जो कि बहुत फेमस अवार्ड है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड बोला जाता है इसको। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1971 में मिला था। ठीक है, ये अवार्ड भी खास तौर पे याद रखना है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो जनरली एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ये 1971 में इनको मिला एम.एस. स्वामीनाथन को। चलो, इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? वाराणसी में, पटना में, अहमदाबाद में या फिर लखनऊ में? तो अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे जो है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब कि सेलिब्रेशन हुआ, भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम। ठीक है, कौन से शहर में? लखनऊ में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब खास बात यह है कि ये 75 दिनों का प्रोग्राम था, लखनऊ में ये चला, जिसमें भारत के जितने भी अलग अलग टाइप के भाषा हैं उनको जो है एक तरह का सेलिब्रेट करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम, और एक तरह का बोलना चाहिए कि लोगों के प्रति अवेयरनेस, मतलब भाषाओं के प्रति लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है और ये इंडियन लैंग्वेज डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, 11 दिसंबर को ये चलेगा और 11 दिसंबर को जो है इंडियन लैंग्वेज डे इसी दिन मनाया जाता है, इंडियन लैंग्वेज डे, भारतीय भाषा दिवस, 11 दिसंबर तक। ये दिन जो है भारतीय भाषा दिवस जो है 11 दिसंबर, ये एक तमिल पोएट थे सुब्रमण्यम भारती करके, उनका जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन। तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती का, तो उसी दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इंडियन नेशनल डे के रूप में। तो ये 75 दिनों तक चलेगा, 11 दिसंबर तक समझो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च इस संकल्प सप्ताह प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो हालांकि अब ये शुरू हो ही गया है, समझो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। बेसिकली जो है ये 30 सितंबर को न्यू दिल्ली में जो है शुरू किया गया। ये एक तरह का जितने भी भारत में ऐसे ब्लॉक्स हैं, पंचायत है, जो इसको आकांक्षी, जैसे आकांक्षी जिले चलते हैं उसी तरह से आकांक्षी जो है ब्लॉक हैं। आकांक्षी ब्लॉक वो ब्लॉक होते हैं जिनमें वो सारी मतलब कि बोलना चाहिए क्वालिटीज हैं जिससे कि वो आगे चल के एक बेहतर जो है क्षेत्र बन सकते हैं डेवलपमेंट की कैटेगरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अलग अलग एस्पिरेशनल जो है ब्लॉक प्रोग्राम उसमें चलाया जाएगा। तो ये उसी को जो है डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है, संकल्प सप्ताह। एस्पिरेशनल जो है ब्लॉक को बेहतर करने के लिए संकल्प के रूप में जो है ये लिया जाएगा। तो संकल्प सप्ताह जो है लिया गया
नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया 30 सितंबर को। ठीक है, कब? 30 सितंबर 2023 को। चलो, तो ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मान सकते हो सितंबर के, जो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि करंट अफेयर्स में ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज ना सही, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर मंथ के घटने वाली, वो आपके जीके वाले पोर्शन में भी रिपीट होता है। तो इसीलिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को रखा गया है। और बस एक बार और देख लेना, मैं इसका अपलोड कर दूंगा पीडीएफ जो है, तो वहां से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीक जो है अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मंडे को यानी कि कल जो क्लास होगी वो वापस आप लोग का एमपीजीके से ही चालू करेंगे। एग्रीकल्चर वाला सेक्शन चल रहा है उसमें। चलो, अभी के लिए इतना ही।